हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस का। ये जो कलर्ड पार्ट्स यहाँ दिख रहे हैं ये हाइपोथैलेमस के विभिन्न न्यूक्लियाई हैं। अब न्यूक्लियाई एक बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है जब आप सारे न्यूक्लियस को या एक से अधिक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, वरना सिंगुलर में इसे न्यूक्लियस कहते हैं। पिछली वीडियो से एक बार याद दिला दूं कि जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कई सारे न्यूरॉन्स के यानी कई सारे स्नायु के सेल बॉडीज के कलेक्शन या उनके बंडल की बात करते हैं तो उन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कई सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मिलकर एक बंडल बनाकर कोई काम करते हैं, एक पर्टिकुलर काम में लगे होते हैं, इन बंडल को यानी एक्सॉन्स के कलेक्शन को कहा जाता है ट्रैक्ट। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात है। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, वहां पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का कलेक्शन कहलाता है गैंग्लियन और उनके एक्सॉन्स का कलेक्शन कहलाता है नर्व। तो यहाँ पर जो आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, कई सारे हाइपोथैलेमस में कई तरह के न्यूक्लियस होते हैं, ये सारे असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का कलेक्शन है। अब यहाँ आप कलर्ड पार्ट्स जो देख पा रहे हैं, इनके अलावा कुछ और हिस्से दिखाए गए हैं जो कि इसकी लोकेशन को दर्शाते हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित है। आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ऊपर की तरफ एंटीरियर कमिश्चर दिखाया गया है और हाइपोथैलेमस जैसा नाम से समझ में आता है, थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपो मतलब नीचे या कम। जैसे आम शब्दावली में भी हम जब हाइपो या हाइपर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हाइपो का मतलब होता है कम या नीचे, हाइपर का मतलब होता है अधिक या ऊपर। तो यहाँ पर थैलेमस के नीचे स्थित होने की वजह से इसे हाइपोथैलेमस नाम दिया जाता है। अब यहाँ आप जो विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, आप देखेंगे सबसे आगे की ओर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आता है। उसके पीछे है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस या एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया। ऊपर की तरफ थोड़ा सा त्रिकोण आकार में आप देख पा रहे हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट में पीवीएन कहते हैं। नीचे की तरफ आप देखें तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है और फिर ऊपर आए बीच में तो लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, उसके नीचे डॉर्सल हाइपोथैलेमिक एरिया, फिर बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियस आता है डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस और नीचे की तरफ है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ये नाम इस प्रकार से हैं कि आपको इनकी लोकेशन का पता चले, जो एक अन्य वीडियो सम बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस यानी ये डॉर्सल हिस्से में है, ऊपरी हिस्से में है हाइपोथैलेमस के, और मीडियल यानी बीच में भी है। तो ऊपर और बीच का हिस्सा जो है वो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस हो गया। इसी तरह से वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस वेंट्रल साइड में है, नीचे की तरफ है, पर बीच के एरिया में है, तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। पीछे आप एक बड़ा न्यूक्लियस देख पाएंगे, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस या पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया भी कहते हैं। और नीचे की तरफ एक और बड़ा न्यूक्लियस आप देख रहे हैं जिसे मैमिलरी बॉडी का नाम दिया जाता है और इसके लोकेशन की वजह से ये मैमिलरी बॉडी हाइपोथैलेमस का भी हिस्सा माना जाता है और लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट इसे मानते हैं। ये एक अन्य डायग्राम है हाइपोथैलेमस का, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह ये कई सारे न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हाइपोथैलेमस किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अंदरूनी हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड दो भागों में बटा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा, आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी इसका पिछला भाग। और ये हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों कैसे साथ में काम करते हैं, ये अभी आगे थोड़ी देर में हम देखेंगे। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं जो मुख्य न्यूक्लियाई हैं हाइपोथैलेमस के, वो बताए गए हैं और उनका फंक्शन भी बताया गया है, और साथ ही ये किस रीजन में या किस हिस्से में हाइपोथैलेमस के स्थित हैं।
यहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर शब्द से तो आप वाकिफ हैं। एक नया शब्द आप यहाँ देखेंगे, ट्यूबरल, जो यहाँ मैंने नोट में लिख दिया है कि हाइपोथैलेमस का जो बीच का हिस्सा होता है वो ट्यूबर सिरेनियम, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है, उसके ऊपर स्थित होता है। इसलिए इस बीच वाले मिडिल हिस्से को ट्यूबरल रीजन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप मुख्य न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, पैरावेंट्रिकुलर, प्रीऑप्टिक, एंटीरियर, सुप्राकियास्मेटिक, सुप्राऑप्टिक, डॉर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, आर्क्वेट, पोस्टीरियर, मेमिलरी बॉडी और लेटरल कॉम्प्लेक्स। और हर एक का फंक्शन भी यहाँ बताया गया है। इनसी में से कुछ फंक्शंस ज्यादातर न्यूक्लियस के हम अभी आगे देखेंगे। तो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की बात करते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में कई सारी दैनिक क्रियाओं में शामिल होता है। जैसे हमारे खान पान पर इसका नियंत्रण होता है, शरीर का तापमान क्या है, एनर्जी का कैसे बैलेंस हो रहा है बॉडी में, हमारी मेमोरी, स्ट्रेस पे कंट्रोल, ये सारी चीजों में हाइपोथैलेमस अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिससे कई सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, पीयूष ग्रंथि करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस के निर्देशानुसार ही करती है। तो ये भी अभी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे किस प्रकार से एंडोक्राइन सिस्टम या हॉर्मोन्स का सिस्टम जो है हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं थर्मोरेगुलेशन से, यानी शरीर के तापमान का नियंत्रण किस प्रकार से हाइपोथैलेमस करता है। थर्मोरेगुलेशन यानी शरीर का तापमान एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना, यानी एक निश्चित रेंज में हमारे शरीर का तापमान रहे, न उससे अधिक होने पाए न कम होने पाए। क्योंकि हमारे शरीर में जितने सारे हॉर्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, या जो भी अलग अलग केमिकल्स हैं जो कई कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, ये एक निश्चित तापमान पर ही सही प्रकार से असर कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इसलिए शरीर का एक निश्चित तापमान में मेंटेन होना जरूरी है। जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, जैसे गर्मियों के समय में, तब हाइपोथैलेमस अपना हीट कंट्रोल बिहेवियर शुरू करता है, जिसके अंतर्गत वो हमें स्वेटिंग कराता है, यानी पसीना आता है हमारे शरीर में, और वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का चौड़ा होना। वैसो वर्ड वेसल्स से आया है, जो ब्लड वेसल्स के लिए है, और डायलेट होना मतलब चौड़ा होना। तो हाइपोथैलेमस जब भी इंसान को बहुत गर्मी महसूस होती है तो वो वैसोडाइलेशन करवाता है, जिससे क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स जो हैं, रक्तवाहिकाएं हैं, वो चौड़ी होती हैं, ज्यादा ब्लड उससे ट्रैवल करता है, और ये जब ब्लड स्किन के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स स्किन के नीचे भी हैं, तो वहां से सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा जगह मिल जाती है जहां से ज्यादा हीट स्किन के माध्यम से बाहर जा सके। और साथ ही ये पसीना भी करवाता है, जो कि बाहर के पर्यावरण के कांटेक्ट में आने से, हवा के संपर्क में आने से ठंडक का एहसास दिलाता है। तो इस तरह से फिर बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसी तरह जब इंसान को बहुत ठंड लग रही हो, उस समय हाइपोथैलेमस विपरीत काम करता है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ताकि हीट ज्यादा लॉस नहीं होने पाए, हीट जो है वो अंदर बनी रहे शरीर के अंदर। और साथ ही ये थर्मोजेनेसिस भी करवाता है, यानी बॉडी में जो मसल्स हैं, ब्रेन या अन्य जो अंग हैं, उन सब में हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट उत्पन्न होती है ज्यादा, जिसकी वजह से फिर बॉडी का टेम्परेचर वापस नीचे से नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो हाइपोथैलेमस का वो हिस्सा जो थर्मोरेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाता है, वो न्यूक्लियस है एंटीरियर हिस्से वाले, यानी हाइपोथैलेमस के अगले हिस्से में जो न्यूक्लियस हैं, वो थर्मोरेगुलेशन में भूमिका निभाते हैं। और किसी खास न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की भूमिका पाई जाती है। अब आएंगे हाइपोथैलेमस के दूसरे फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, यानी जो हम खाना खाते हैं उसका नियंत्रण ये कैसे करता है। तो आप जानते हैं कि जब हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, और अभी खाना पचा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा पच गया है, पेट से होकर, आंतों से होकर सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं हमारे ब्लड में, फिर भी हमें संकेत मिलने लगता है कि हाँ, इतना खाना खा लिया, अब हम रुक जाते हैं।
तो कहीं न कहीं बॉडी ब्रेन को ये संकेत दे देती है कि इतना खाना अगर पच जाए तो शरीर की जो एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो हम खाना खाना बंद कर देते हैं। तो ये खाना खाने का या कितनी मात्रा में खाना है, इसका नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस ही करता है। हाइपोथैलेमस में 4 न्यूक्लियस ऐसे हैं जो हमारे फूड कंट्रोल को, फूड जो ईटिंग हमारी बिहेवियर है, उसके कंट्रोल में भूमिका निभाते हैं। ये हैं वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का, पैरावेंट्रिकुलर पीवीएन जिसे कहते हैं, और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये चारों हमारे खान पान के इंटेक को कंट्रोल करते हैं। इसमें भी जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, इसे एपिटाइट सप्रेसिंग सेंटर कहा जाता है या एनोरेक्सीजेनिक सेंटर। आप एनोरेक्सिया नाम से परिचित होंगे। एनोरेक्सिया जिस व्यक्ति को हो जाता है वो बहुत ही वजन उसका कम होने लगता है, उसे भूख नहीं लगती है खास तौर पे। तो एनोरेक्सीजेनिक सेंटर का मतलब है कि एनोरेक्सिया उत्पन्न करने वाला। तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को एनोरेक्सीजेनिक सेंटर भी कहा जाता है, एपेटाइट सप्रेसिंग सेंटर कहा जाता है, या आम भाषा में सेटाइटी सेंटर, यानी ये तृप्ति का केंद्र है। जब आप खाना खाकर एक तृप्ति महसूस करते हैं, जब आपको लगता है अब खाना खाना बंद कर देना चाहिए, तो ये फीलिंग कैसे आती है? आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये फीलिंग आपको देता है कि अब खाना खाना रोक देना है। इसलिए अगर ये सेंटर यानी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए, वहां नुकसान हो जाए या सही प्रकार से काम न कर रहा हो, तो फिर हो जाता है हाइपरफेजिया या पॉलीफेजिया, यानी इंसान बहुत ज्यादा खाने लगता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, मोटापा बढ़ता है। और एक और लक्षण देखा गया है वेंट्रोमीडियल डैमेज का, कि व्यक्ति में एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है, बहुत ही आक्रामक स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है। तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को जब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से स्टिमुलेट करें, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति संतुष्ट या तृप्ति का भाव महसूस करेगा। तृप्ति के संदर्भ में खाने को लेकर, कि हाँ मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना है। और अगर ये सेंटर डैमेज हो जाए तो तृप्ति की फीलिंग आएगी ही नहीं, यानी व्यक्ति खाता जाएगा, उसकी भूख बनी रहेगी, जिसकी वजह से मोटापा होने लगेगा। इसकी विपरीत एक दूसरा हिस्सा भी है जो कि खाने की भूख जो हमें लगती है उसको जनरेट करता है। ये है लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। इसे एपेटाइट इंक्रीजिंग या ऑरेक्सीजेनिक सेंटर भी कहते हैं, यानी ये भूख बढ़ाता है। और हंगर सेंटर भी इसका एक नाम है, जो आम भाषा में हम कहते हैं, जैसे वो सेटाइटी सेंटर था वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, उसकी विपरीत लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हंगर सेंटर कहलाता है। यानी अगर ये हिस्सा एक्टिवेट हो तो व्यक्ति को भूख की फीलिंग आती है, उसे भूख महसूस होती है। और अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाए किसी प्रकार से, तो क्या होगा कि इंसान को अफेजिया हो जाएगा या कैचेक्सिया हो जाएगा। अफेजिया यानी उसे भूख लगना बंद हो जाती है, और कैचेक्सिया यानी भूख नहीं लगने के कारण, खाना नहीं खाने के कारण व्यक्ति का वजन तेजी से घटने लगता है, या उसकी मांसपेशियों में भी कमी आने लगती है, मसल्स का भी लॉस होने लगता है। हमारे शरीर में वो हार्मोन जो कि एपेटाइट कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं लेप्टिन। लेप्टिन हार्मोन हमारे शरीर में जो वसा वाले सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, वो रिलीज करते हैं। और ये लेप्टिन हार्मोन हाइपोथैलेमस के इन्हीं न्यूक्लियस पर एक्ट करके, वेंट्रोमीडियल और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस पर एक्ट करके यह नियंत्रित करता है कि इंसान कितना भोजन करेगा और कब उसे तृप्ति की भावना आएगी। जिस तरह खाने को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, इसी प्रकार से हमारे शरीर के वाटर कंटेंट को भी नियंत्रित करता है। यानी हम कितना पानी पी रहे हैं, शरीर में कितनी मात्रा में पानी है, कितना तरल पदार्थ है, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। शॉर्ट में से कहते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका एक और नाम है वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन तब रिलीज करता है हाइपोथैलेमस जबकि हमारे शरीर में वो डिटेक्ट करता है कि पानी की कमी हो रही है। जैसे डिहाइड्रेशन होने लगा, पानी की कमी हो रही है, बहुत पसीना आया, बहुत गर्मी है, पानी शरीर से कम हो गया पसीने की वजह से। या जब ब्लड लॉस हो जाए, बहुत खून बह गया इंसान का,
तो खून बहने के साथ साथ पानी भी निकल गया शरीर का खून के साथ, तो उसकी वजह से भी प्यास बढ़ने लगती है और पानी की कमी हो जाती है शरीर में। ऐसे में हाइपोथैलेमस एडीएच हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का वो रिलीज करता है। इस न्यूक्लियस में ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये वैसे सेल्स होते हैं जो पानी की कमी या पानी बढ़ गया है बॉडी में, इस चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जब देखता है कि ब्लड में या शरीर में पानी की कमी हो रही है, तब वो एडीएच हार्मोन रिलीज करता है, जो कि ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होता है और ये किडनीज पे एक्ट करता है। हमारी किडनी पे ये काम करता है और किडनी को संकेत देता है कि यूरिन जो बना रही है किडनी, जो हमारे ब्लड को छान रही है और यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूरिन का प्रोडक्शन कम कर दे। और जो ब्लड में से जो गंदगी और पानी छने हुए हैं यूरिन के रूप में, उसमें से कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर जब बहुत ही कमी हो जाए बॉडी में पानी की, तो किडनी को संकेत मिलने से फिर वो उस पानी को वापस एब्ज़ॉर्ब करके ब्लड में मिला देता है और ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जब डायरिया हो जाता है, किसी को दस्त हो जाती है और बहुत बार टॉयलेट जाने की वजह से पानी की बहुत कमी हो जाती है शरीर में, तो एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच रिलीज करने लगता है कि पानी की कमी है शरीर में, यूरिन में पानी को बाहर नहीं करना है, पानी को बचाने की जरूरत है। तो इस संकेत की वजह से किडनी जितना भी यूरिन उसने छाना रहता है, उसमें से पानी वापस सोखने लगता है और ब्लड में मिलाने लगता है। पर इसके करने के साथ क्या होता है कि जो हानिकारक तत्व भी उसने फ़िल्टर किए थे, वो भी जो घुलनशील हैं, वो पानी के साथ वापस एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं। और ये हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि कुछ ज़हरीले खराब पदार्थ भी इसमें हो सकते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, हानि कर सकते हैं और जिसकी वजह से शरीर में आपके ज़हर फैल सकता है। तो कई बार डायरिया में जब मृत्यु हो जाती है, तो शरीर में ज़हर फैल जाने की वजह से होती है, क्योंकि पानी की अत्यधिक कमी की वजह से, एडीएच के ज़्यादा स्राव की वजह से किडनी खराब पानी जो उसने फ़िल्टर किया है, वो भी वापस सोखकर बॉडी में, ब्लड में मिला देती है। इसीलिए डायरिया के समय सलाह दी जाती है कि ओआरएस वगैरह या पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। हमारा हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी केंद्र है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप समझते होंगे, हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र है, ये दो प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहरी पर्यावरण से जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, यानी हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, त्वचा के माध्यम से क्या महसूस कर रहे हैं, ये सारी बाहरी पर्यावरण से मिलने वाली जानकारियों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे पेट, आंतें, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, हार्ट, लंग्स, ये सारे जो अंदरूनी हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनसे प्राप्त जानकारियों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। यानी अगर आपको कभी पेट में दर्द हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली, आपकी ब्रेन तक कैसे पहुंची, ये काम होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो मुख्य भाग आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस का अगला भाग यानी फ्रंट वाला हिस्सा, वहां जो न्यूक्लियस है, उनका काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में होता है, जबकि जो बीच के किनारे वाले न्यूक्लियस है या पीछे के हिस्से में है, उनका काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में होता है। और इसके माध्यम से हाइपोथैलेमस हमारी एंडोक्राइन फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो हार्मोन्स बनाती हैं, उनको कैसे सिक्रीट होना है या कौन से हार्मोन्स कब बनेंगे, इन चीजों को हमारा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी का, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो कई प्रकार के हार्मोन्स बनाती हैं और रिलीज करती हैं,
ये सीधे तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, जिसका साइंटिफिक शब्द है हाइपोफाइसिस, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एक और नाम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। खासकर जो पिछला हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी हमने देखा कि वो दो हिस्सों में बटा रहता है अंदरूनी तौर पे। उसका एक एंटीरियर हिस्सा होता है, अगला हिस्सा, और एक पोस्टीरियर या पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के माध्यम से। ट्रैक्ट, जैसा हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कई सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स बंडल बना लेते हैं, किसी खास काम में शामिल होते हैं एक साथ, तो वो ट्रैक्ट बनाता है। और हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट ये बताता है कि ये ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है। ब्रेन में कई सारे रास्ते, पाथवेज या ट्रैक्ट के नाम इसी आधार पर रखे जाते हैं, जिससे आप समझ पाएं कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है और कहाँ या किधर लेकर जा रहा है। तो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन लेकर हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। ये जो ट्रैक्ट हैं जो हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जोड़ते हैं, ये एडीएच यानी वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स को ले जाते हैं और हाइपोफाइसिस में उसको स्टोर रखते हैं। हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्से हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी का साइंटिफिक नाम है एडेनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन नाम के दो हार्मोन्स जो कि हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है, उसके न्यूक्लियस बनाते हैं, वो बनते तो हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के मदद से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस में जाके स्टोर हो जाते हैं और समय पड़ने पर, सही सिग्नल मिलने पर, फिर रक्त में इनका बहाव हो जाता है या ये स्रावित हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो किस समय कितनी मात्रा में कौन सा हार्मोन रिलीज करे? इसके लिए हाइपोथैलेमस विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है जिनको रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, और साथ ही कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी निकालता है। तो जिस भी हार्मोन के नाम में अगर आपको रिलीजिंग वर्ड दिखे या इनहिबिटिंग वर्ड दिखे, तो इससे अपने आप समझ जाना चाहिए कि ये हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रिएट किया हुआ हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमस कई प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट करता है, जैसा दाईं ओर आप ऊपर के डायग्राम में देख पा रहे हैं। थाइरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस तरह के रिलीजिंग हार्मोन ये स्रावित करता है हाइपोथैलेमस। रिलीजिंग हार्मोन ये क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि आपको इसके जवाब में एक हार्मोन रिलीज करना है। और हर रिलीजिंग हार्मोन से संबंधित एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड फिर रिलीज करता है। और ये हार्मोन्स कई सारे शारीरिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो अभी हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। हाइपोथैलेमस का रोल रिप्रोडक्शन में भी है, प्रजनन में भी है, क्योंकि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं GnRH, G कैपिटल, N स्मॉल और RH कैपिटल। इसे इसलिए लिखा जाता है इस तरह G कैपिटल और N स्मॉल, क्योंकि GRH ग्रोथ हार्मोन के लिए होता है, तो GN गोनाडोट्रोपिन गोनाडोट्रोपिन को इंडिकेट करता है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जिसके जवाब में पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH रिलीज करता है। ये दो हार्मोन्स हमारे गोनैड्स पे काम करते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन्स पर काम करते हैं, और ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं।
आप जानते होंगे ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन कहा जाता है और टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः एक मेल हार्मोन है। हालांकि दोनों ही सेक्सेस में, मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है और टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल्स में भी ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है। बस फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, टेस्टोस्टेरोन की कम, जबकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है और ईस्ट्रोजन की कम। और जब हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जो हार्मोन कम मात्रा में है वो ज़्यादा स्राव होने लगता है, तो उस तरह के लक्षण आने लगते हैं। जैसे फीमेल्स में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाए, तो उनके चेहरे पर बाल आने लग सकते हैं, आवाज़ पुरुषों जैसी होने लग सकती है। और जबकि पुरुषों में अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, तो उनके छाती में उभार आना शुरू हो जाता है या फीमेल वॉइस जैसे श्रिल वॉइस होने लग जाती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। इसका मतलब कि दोनों ही सेक्सेस में दोनों प्रकार के हार्मोन मिलते हैं, बस उनकी मात्रा एक से दूसरे जेंडर में अलग-अलग होती है। तो जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, तो उसके जवाब में फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी में भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं और जिसके जवाब में ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। मेल और फीमेल्स में जो बिहेवियर देखने में मिलते हैं वो सेक्स स्टेरॉइड्स की वजह से होते हैं। ये हमारा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का वो रिलीज करता है। सेक्स स्टेरॉइड्स का काम क्या होता है, जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी हैं, इनका काम होता है एक सर्टेन प्रकार का सेक्सुअल बिहेवियर लाना। जैसे मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है वो प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होने वाले कुछ सिग्नल्स या रिलीजिंग हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और फीमेल्स में जो प्रॉपर्टीज दिखती हैं, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर जो दिखाई देता है, वो हाइपोथैलेमस के ट्यूबरल एरिया यानी जो बीच का एरिया है, वहां के न्यूक्लियस जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसके जवाब में जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करेगा उसकी वजह से देखने में आते हैं। हाइपोथैलेमस का एक अन्य मुख्य फंक्शन है, वो है सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करना। दो मुख्य तरह के रिदम्स या साइकिल्स बताए गए हैं शरीर में, सर्केडियन रिदम और इन्फ्रेडियन रिदम। सर्केडियन रिदम बॉडी के वो साइकिल्स हैं जो 24 घंटे या उससे कम के ड्यूरेशन के होते हैं, और इन्फ्रेडियन रिदम यानी 24 घंटे से अधिक की समय अवधि वाले जो होते हैं, वो साइकिल्स आते हैं इन्फ्रेडियन रिदम में। तो सर्केडियन रिदम या डे एंड नाइट साइकिल भी जिसको कहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे में एक बार वो साइकिल कंप्लीट होती है, इसमें सबसे प्रमुख जो आता है वो है हमारी स्लीप साइकिल। क्योंकि 24 घंटे में एक निश्चित समय में हम जगे होते हैं और एक निश्चित समय में हमें नींद आती है, हम सोते हैं, और ये साइकिल हर दिन 24 घंटे में एक बार रिपीट होती है। तो ये सर्केडियन रिदम का उदाहरण है। हाइपोथैलेमस में जो सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस है वो फोटो सेंसिटिव होता है, यानी लाइट के प्रति संवेदनशील होता है, और इसके डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं हमारी आंखों के रेटिना से। तो पर्यावरण में जब रोशनी की मात्रा ज्यादा होती है, हमारी रेटिना के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस को पहुंचती है, जो कि फोटो सेंसिटिव है, यानी लाइट के प्रति संवेदनशील है। तो उसे पता होता है कि अभी रोशनी का समय है, दिन का समय है, ये जगे रहने का समय है। और जैसे जैसे पर्यावरण में रोशनी कम होगी, रेटिना के माध्यम से ये जानकारी सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस को पहुंचती है, और वो फिर हमारे शरीर में हर चीज स्लो करने लगता है, बॉडी फंक्शन स्लो करने लगता है, और धीरे धीरे हम नींद की तरफ जाते हैं। मतलब हम उतने अवेक या एक्टिव नहीं रह जाते, उतनी एनर्जी हमें नहीं महसूस होती, धीरे धीरे हम नींद की तरफ जाने लगते हैं। तो ये हमारा सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का, वो हमारा ये सर्केडियन रिदम कंट्रोल करता है कि हम कब जगे रहेंगे और कब हमें नींद आएगी या सोने की प्रवृत्ति होगी। इस टेबल में आप मुख्य रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स देख पा रहे हैं हाइपोथैलेमस के। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नाम में ही रिलीजिंग है तो आप समझ जाएं कि ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा। कहां से रिलीज कराएगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कराएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो
जो भी रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करते हैं, जो एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो वो हॉर्मोन्स हैं और दो ही हॉर्मोन्स होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, जो कि हाइपोथैलेमस ने खुद बनाए हैं लेकिन सिर्फ स्टोर किया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो उनको जब सिग्नल देगा तो वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। लेकिन ये जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करते हैं, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन बना के अपने पास स्टोर रखा हुआ है, वो बनाता तो है उन हार्मोन्स को, स्टोर भी रखता है अपने पास, लेकिन रिलीज तभी करेगा ब्लड में जब कोई रिलीजिंग हार्मोन का सिग्नल उसको मिलेगा हाइपोथैलेमस से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी 7 तरह के हार्मोन्स बनाता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। बनाता नहीं है, रिलीज करता है। इन दोनों में अंतर है, इसको बारीकी से ध्यान दीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन्स बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, बनाता नहीं है, वो बनाता है हाइपोथैलेमस। तो जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, और उसका शारीरिक परिणाम क्या आएगा कि वो हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ बढ़ती है हमारे शरीर की। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है कि अब ग्रोथ हार्मोन का जो स्राव हो रहा है लगातार, उसकी मात्रा कम कर देनी है या रोक देनी है, ताकि ग्रोथ कम हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने निकाला, उसके जवाब में एंटीरियर पिट्यूटरी अगर ग्रोथ हार्मोन लगातार रिलीज करता ही जाए, तो हमारी ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी। इससे जाइजेंटिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। बहुत ही विशालकाय शरीर हमारा हो सकता है। जैसे आप जानते होंगे द ग्रेट खली को ये प्रॉब्लम है कि उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है उनके साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है और ग्रोथ हार्मोन लगातार रिलीज़ करते जा रहा है, और वो रोक नहीं पा रहा है ग्रोथ हार्मोन के बहाव को, क्योंकि हाइपोथैलेमस शायद ग्रोथ हार्मोन इमिटिंग हार्मोन सही मात्रा में नहीं बना रहा है। तो हाइपोथैलेमस न सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, बल्कि इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकालता है, जो कि फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल करता है कि अब आप जो हार्मोन निकाल रहे थे उसकी मात्रा को कम कर देना है या रोक देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा हो गई। और ये रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन अपने अनुपात में रिलीज होते रहते हैं। मान लीजिए मात्रा बहुत कम हो गई इनहिबिटिंग हार्मोन की वजह से, तो फिर रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी की ग्रोथ हार्मोन की मात्रा को फिर से बढ़ा देगा। तो एक निश्चित बैलेंस बनाए रखने के लिए इनकी मात्राएं कम ज्यादा होती रहती हैं। इसी तरह प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी है, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर प्रोलैक्टिन रिलीज कराता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टेशन बढ़ाता है, यानी माताओं में, स्तनों में दूध का निर्माण करता है। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन के बहाव को रोकेगा, जिसकी वजह से लैक्टेशन कम होगा, दूध का निर्माण उतना नहीं होगा। इसी तरह है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करवाता है। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, जिसके जवाब में थायराइड ग्लैंड T3 और T4 का स्राव करता है, जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जो चयापचयी क्रिया हो रही है आपके सेल्स में, उसको कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH शॉर्ट में बोलते हैं जिसे, ये हाइपोथैलेमस जब रिलीज करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है, यानी ग्लूकोज और मिनरल्स की मात्रा को सही प्रकार से नियंत्रित करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जब हाइपोथैलेमस ये हार्मोन रिलीज करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है इसके जवाब में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में ओव्यूलेशन को बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ाता है,
और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन महिलाओं में ओवरीज को मैच्योर करता है, परिपक्व होती हैं ओवरीज, मतलब एग सेल प्रोड्यूस होता है मैच्योर होके, और मेल्स में स्पर्म्स का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं। तो नए स्पर्म्स बनते हैं, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा निकाले जाने वाले हॉर्मोन्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो ट्रैक्ट्स आए हुए हैं, आपको दिख पा रहा होगा। ऊपर कई सारे हाइपोथैलेमस के सेल्स हैं और उनके एक्सॉन्स मिलके दो ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, और एक ट्रैक्ट ऑक्सीटोसिन लेकर आता है, दूसरा वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन लेकर आता है। तो यहाँ ब्लू कलर के शेड में जो दो हार्मोन आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये बनाता है हाइपोथैलेमस, पर ये स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहीं से रिलीज होते हैं सिग्नल मिलने पे। और जो यहाँ पर आपको पर्पल कलर के शेड में 7 तरह के हॉर्मोन्स दिख रहे हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है जब हाइपोथैलेमस से उसका रिलीजिंग हार्मोन, उससे संबंधित रिलीजिंग हार्मोन भेजा जाता है। और ये 7 हार्मोन आप देख पा रहे हैं: ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जिसमें 2 हार्मोन आ रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि बॉडी में मेलानिन बढ़ाता है, जिसकी वजह से जब ज्यादा मेलानिन होता है तो हमारा स्किन डार्क कलर का होता है, जब मेलानिन की मात्रा कम होती है तो हमारा स्किन हल्के कलर का होता है, लाइट कलर का होता है। और 7वां हार्मोन प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है। यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के कौन-कौन से हार्मोन्स होते हैं, जो सब रिलीजिंग हार्मोन्स आप देख पा रहे हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन-कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ भी ऊपर के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हाइपोथैलेमस से दो तरह के ट्रैक्ट्स, जो दो कलर में दिखाए गए हैं, ब्लू और ग्रीन, वो दो तरह के हार्मोन्स लेकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर कर रहे हैं। ब्लू वाले कलर में ऑक्सीटोसिन दिखाया गया है, ग्रीन कलर में एंटी डायरेटिक हार्मोन। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाइपोथैलेमस अगर ठीक प्रकार से काम न करे, यानी हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन हो जाए, तो क्या लक्षण देखने में आ सकते हैं। पहला तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकता है। ये एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंतर्गत कई डिसऑर्डर्स आ सकते हैं जो कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड या दोनों में ही समस्या होने से आते हैं। और फिर कुछ हार्मोन टेस्ट करने पड़ते हैं ये समझने के लिए कि किस हार्मोन में समस्या है, ताकि ये पता चल सके कि हाइपोथैलेमस में दिक्कत है या पिट्यूटरी ग्लैंड में। और अगर इन टेस्ट से मान लीजिए ऐसा कुछ नजर में आता है कि किसी रिलीजिंग हार्मोन में दिक्कत है, उसकी मात्रा सही नहीं है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में समस्या है। जबकि किसी अन्य तरह के हार्मोन में दिक्कत है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, तो हम समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस तो सिग्नल दे रहा है सही प्रकार से, लेकिन पिट्यूटरी सही प्रकार से उसका पालन नहीं कर पा रहा है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ समस्या है। इसी के अंतर्गत एक डिसऑर्डर आता है हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्राव कम होने लगता है, हाइपो यानी कम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का स्राव कम होने लगता है, जो भी वो रिलीज कर रहा है हार्मोन्स वो सही मात्रा में रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को डैमेज होने से भी हो सकता है या हाइपोथैलेमस को भी डैमेज होने से हो सकता है, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस में डैमेज हो गया और उसने सही प्रकार से रिलीजिंग हार्मोन नहीं भेजे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक होकर भी, क्योंकि उसे सिग्नल सही नहीं मिल रहा है, वो सही हार्मोन सही मात्रा में सही समय पर रिलीज नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार एक परेशानी है जिसे हम जानते हैं डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से। आप जानते हैं डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी दो प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, पर डायबिटीज इंसिपिडस में हाइपोथैलेमस में परेशानी होने की वजह से या उसके सही फंक्शन नहीं कर रहे होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस में ही
एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन बनता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो जाता है कि हाइपोथैलेमस वैसोप्रेसिन या एडीएच सही मात्रा में नहीं बना पाता। तो जब वैसोप्रेसिन सही मात्रा में नहीं बनता है तो किडनी बहुत सारा यूरिन प्रोड्यूस करती है, यानी वो सही मात्रा में पानी को बॉडी में मेंटेन नहीं कर पा रही है, बहुत सारा पानी यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। तो आपको बहुत प्यास लगेगी अगर आपको डायबिटीज इंसिपिडस है, क्योंकि बहुत यूरिनेशन हो रही है तो प्यास लगातार बनी रहती है। आप बहुत सारा पानी पीते हैं, बहुत तरल पदार्थ लेते हैं और बहुत ज्यादा आपको यूरिनेशन भी होती रहती है, आपको यूरिन पास करने कई बार जाना पड़ता है। तो ये हाइपोथैलेमस में डिसफंक्शन के कारण होता है। इसी तरह एक बहुत ही अनोखी बीमारी है प्रेडर विली सिंड्रोम। ये इनहेरिटेड बीमारी है, अनुवांशिक होती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में चलती रह सकती है। इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में जो आपका सेटाइटी सेंटर है, यानी वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, वो सही फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको भूख बनी रहती है। आप कितना भी खाना खाते जाएं, आपको तृप्ति नहीं महसूस होती, तो आप खाना रोकते नहीं हैं और ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ मोटापा बढ़ता है। और कुछ केसेस तो ऐसे भी देखे गए हैं जहां प्रेडर-विली सिंड्रोम की वजह से व्यक्ति खाना खाते ही जा रहा है और उसको कुछ तृप्ति की भावना महसूस हो ही नहीं रही है, उसकी भूख लगातार बनी है और वो खाते जा रहा है और सचमुच में उसका पेट फट जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे भी कुछ केसेस, बहुत ही रेयर केसेस है पर ऐसा देखा गया है प्रेडर-विली सिंड्रोम में। एक और सिंड्रोम है कॉलमैन सिंड्रोम। ये भी जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है। इसमें जीन्स का रोल पाया गया है और ये भी हाइपोथैलेमस के सही न काम करने से होता है, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सही मात्रा में नहीं स्राव होने की वजह से बच्चों में प्यूबर्टी आती ही नहीं है, यानी उनका सेक्सुअली मैच्योर होना, शरीर सेक्सुअल रूप से परिपक्व नहीं होता है या बहुत देर से होता है। आम बच्चों में जिस उम्र में हो जाता है उससे काफी देर से, कई सालों बाद इन बच्चों में होता है या नहीं भी हो सकता है। ये भी हाइपोथैलेमस की समस्या की वजह से होता है। एक्रोमीगली या पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म, जो भी बताया था कि अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगे तो शरीर आकार में बढ़ते ही जाता है और इसकी वजह से ये बीमारी है जिसे हम जाइजेंटिज्म कहते हैं या एक्रोमीगली कहते हैं। इसी तरह जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सही मात्रा में ना हो, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि बॉडी में पॉइजन फैल सकता है, क्योंकि अब किडनीज यूरिन जल्दी प्रोड्यूस करेंगी ही नहीं, वो सारा यूरिन एब्जॉर्ब कर लेंगी और जो कि पॉइजनस हो सकता है, बॉडी के लिए जहरीला हो सकता है, क्योंकि ब्लड सही से फिल्टर नहीं हो रहा। जो जहरीली चीजें हैं या खराब चीजें हैं, शरीर को हानि पहुंचा सकती हैं, वो फिल्टर होके ब्लड से बाहर नहीं जाने पा रही हैं, क्योंकि एडीएच की मात्रा बहुत हाई है, जो सिग्नल करता है कि शरीर में पानी की कमी है और इसलिए यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो। और ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन बना रहा है जो न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का, वहां उस हिस्से में स्ट्रोक हो गया हो, हैमरेज हो गया हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, कैंसर हो गया हो, या किन्हीं दवाओं के असर की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि एडीएच अधिक मात्रा में रिलीज होने लगे। सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये एक अलग बीमारी है, ये भी बहुत रेयर है, बहुत ही कम केसेस में देखने मिलता है, जो कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी दोनों के सही काम नहीं करने से हो सकता है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाने की वजह से ये देखने में आता है, जहां पर थायराइड ग्लैंड जो आपका T3 और T4 हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म या शरीर की चयापचय क्रिया में कार्य करता है, उसका स्राव बहुत कम होने लगता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 रिलीज ना होने के पीछे दोनों ही कारक हो सकते हैं। या तो हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज कर पा रहा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एसीटीएच रिलीज नहीं कर पाएगा। या हो सकता है कि हाइपोथैलेमस तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सही मात्रा में रिलीज कर रहा हो, लेकिन पिट्यूटरी में समस्या होने की वजह से एसीटीएच वो पर्याप्त मात्रा में रिलीज नहीं कर पा रहा हो। तो इन दोनों ही केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। एक और समस्या है फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, जो महिलाओं में देखने मिलती है,
और इसकी डायग्नोसिस तब होती है जब कोई ऐसी महिला जिसके रेगुलर पीरियड्स आते हों, लेकिन उसको 3 महीने से बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं आ रहे हों। या कोई ऐसी महिला जिसको कि पीरियड्स पहले रेगुलर नहीं थे और अब 6 महीने से नहीं आ रहे हों। उस केस में ये फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया डायग्नोज होता है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स पर काम करते हैं और जो उससे संबंधित हार्मोन है वो रिलीज करते हैं। तो ये हार्मोन्स अगर सही समय से रिलीज नहीं होंगे, सही मात्रा में रिलीज नहीं होंगे, तो महिलाओं में पीरियड्स की समस्या हो सकती है। एक अन्य बीमारी है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। हाइपर यानी अधिक और प्रोलैक्टिनीमिया मतलब प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है कि ये मिल्क प्रोडक्शन करता है मेमोरी ग्लैंड्स में। और ये जब बहुत ज़्यादा हो जाए प्रोलैक्टिन, तो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। और ये क्यों होता है? ये ट्यूमर की वजह से हो सकता है, हाइपोथैलेमस में कोई नर्व सेल्स डैमेज हो गई हो इसकी वजह से हो सकता है, या अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि हाइपोथैलेमस क्या है, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसके मुख्य न्यूक्लियाई को देखा और साथ ही में उनके प्रमुख फंक्शंस को देखा। धन्यवाद।